सोचिए कि किसी बहुत ही जरूरी काम के बीच में अचानक फोन की स्क्रीन पर एक छोटी सी पिंग की आवाज होती है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है आजकल। बिल्कुल। और सिर्फ एक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन होता है वो। उसे देखने के लिए नजरें बस 3 सेकंड के लिए स्क्रीन पर जाती हैं और फिर वापस काम पर। और सुनने में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना? एकदम सही। सुनने में लगता है कि अरे 3 सेकंड ही तो गए। लेकिन आज की हमारी स्रोत सामग्री में एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में डरा देने वाला है। उस एक 3 सेकंड के भटकाव की वजह से दिमाग को वापस उसी गहराई से काम पर लौटने में पूरे 23 मिनट लग जाते हैं। 23 मिनट? और अगर हम इसका थोड़ा गणित लगाएं तो दिन भर में ऐसे 10 नोटिफिकेशन का मतलब है कि लगभग 4 घंटे का फोकस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 4 घंटे? हाँ, और ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये असल में हमारी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा लीक है। मतलब एक तरह से एनर्जी ड्रेन हो रही है। और इसी बात ने मुझे आज के इस स्रोत सामग्री में पूरी तरह से खींच लिया। आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसे स्रोत में द्वादश शक्ति नंबर 12 कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो फोकस या एकाग्रता। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि फोकस आज के समय का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कैसे बन गया है। हम ये भी समझेंगे कि हमारा दिमाग इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है और पोमोडोरो या डीप वर्क जैसी तकनीकों के पीछे का विज्ञान असल में काम कैसे करता है। क्योंकि आज के शोर शराबे वाले दौर में जो लोग अपना ध्यान एक जगह टिकाना सीख लेते हैं ना, हाँ, वही असल में बाजी मारते हैं। सच कहा। अक्सर लोग फोकस को सिर्फ काम जल्दी खत्म करने की एक ट्रिक मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो जानकारी या ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। सही बात है। जिस चीज की सबसे भारी कमी है वो है ध्यान देने की क्षमता, मतलब हमारा अटेंशन। जो इंसान इस क्षमता को मास्टर कर लेता है वो भीड़ से अपने आप ही अलग हो जाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री में इस बात को समझाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस का एक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो बचपन वाला एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, कि कैसे सूरज की बिखरी हुई किरणें पूरे दिन एक कागज पर पड़ती रहें तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक लेंस उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित कर दे तो कागज जल उठता है। हालांकि मुझे ये उदाहरण थोड़ा पुराना लगता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये एक साधारण 100 वॉट के लाइट बल्ब और एक लेजर बीम के बीच का अंतर है। अरे वाह, ये एक बेहतरीन तुलना है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, लाइट बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैलती है। वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा रोशन कर देती है, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं होती है ना। बिल्कुल, वो बस एक हल्की सी विजिबिलिटी देती है। हाँ, वही लेजर बीम में भी रोशनी ही होती है, लेकिन उसकी पूरी ऊर्जा, उसका हर एक फोटोन एक सीधी रेखा में एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। और उसी लेजर बीम से हम मोटे लोहे की चादर को भी काट सकते हैं। इंसान की दिमागी ऊर्जा का विज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम 10 जगह ध्यान लगाते हैं तो हम कमरे के लाइट बल्ब बन जाते हैं। और जब हम एक ही काम पर अपनी पूरी मानसिक क्षमता झोंक देते हैं तो हम लेजर बन जाते हैं। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। हमारे दिमाग का एक नियम है, इसे न्यूरोलॉजी में कॉग्निटिव लोड कहते हैं। हमारा दिमाग एक साथ कई जटिल काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। तो फिर ये मल्टीटास्किंग का जो पूरा चलन है वो इतना लोकप्रिय क्यों है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब लोग अपने रिज्यूमे में बड़े गर्व से लिखते हैं कि वो बेहतरीन मल्टीटास्कर हैं। फोन पर बात भी कर रहे हैं, ईमेल भी टाइप कर रहे हैं और मीटिंग में भी बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा टैलेंट हो। और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करती है। अच्छा। हाँ, मल्टीटास्किंग असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। वैज्ञानिक तौर पर हमारा दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच कर रहा होता है। यानी वो 1 सेकंड के लिए ईमेल पर है, फिर अगले सेकंड फोन कॉल पर और फिर वापस ईमेल पर। बिल्कुल, इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसे अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू? हाँ, जब हम काम ए छोड़कर काम बी पर जाते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा काम ए में ही अटका रह जाता है। वो पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाता। इसे समझने के लिए मैं एक और उदाहरण जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल।
मान लीजिए कि दिमाग एक बड़ा सा मूवी सेट है, हम एक साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, मतलब असल जिंदगी में कोई बहुत ही जटिल रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है। अचानक एक ईमेल आता है किसी बिल के बारे में। अब दिमाग को तुरंत उस साइंस फिक्शन वाले सेट को तोड़कर एक नया ऑफिस ड्रामा वाला सेट बनाना पड़ता है। और जैसे ही ईमेल का रिप्लाई जाता है, वापस से साइंस फिक्शन का सेट खड़ा करना पड़ता है। इस बार बार सेट तोड़ने और बनाने में कितनी मेंटल कैलोरीज जलती होंगी। बहुत बहुत सटीक उपमा है ये। और नतीजा ये होता है कि शाम तक इंसान बुरी तरह थक जाता है, जबकि काम कुछ खास नहीं हुआ होता। बिल्कुल, उसने असल में कोई बहुत बड़ा या गहरा काम नहीं किया होता। स्रोत में साफ लिखा है कि ये लगातार शिफ्टिंग हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को 40% तक गिरा देती है। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, हम सिर्फ व्यस्त महसूस करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। व्यस्त होना और फोकस्ड होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछिए। ये सब थियरी में तो ठीक है, लेकिन आज की कॉर्पोरेट दुनिया का सच कुछ और है। जी बिल्कुल। अगर कोई एम्प्लॉय स्लैक या टीम्स के मैसेज का जवाब 5 मिनट के अंदर ना दे तो लोग उसे आलसी समझने लगते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। क्या आज की इस तेज तर्रार अर्थव्यवस्था में मल्टीटास्किंग और लगातार अवेलेबल रहना एक मजबूरी नहीं बन गई है? अगर हम हर चीज को ब्लॉक कर देंगे तो क्या हम सिस्टम से बाहर नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही वाजिब डर है और स्रोत सामग्री इस पर बहुत गहराई से बात करती है। हमें यहाँ दो चीजों के बीच का अंतर समझना होगा। जी। रिएक्टिव वर्क और प्रोएक्टिव वर्क। ओके। रिएक्टिव वर्क वो है जहां हम दूसरों की मांगों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ। जैसे ईमेल, मैसेज, छोटी-छोटी मीटिंग्स। ये काम हमें नौकरी से निकाले जाने से तो बचा लेता है। हाँ, बॉस खुश रहता है कि चलो बंदा रिप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कभी भी हमें उस क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं बनाता। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ पहिए को घुमाते रहने जैसा है, कोई नई मंजिल तय करने जैसा नहीं? एकदम सही पकड़ा आपने। जिन कामों से असली वैल्यू या मूल्य पैदा होता है, जैसे कोई नई स्ट्रैटेजी बनाना, कोई मुश्किल कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना या कोई बेहतरीन डिजाइन तैयार करना, हाँ। वो काम कभी भी उथले ध्यान या मल्टीटास्किंग से नहीं हो सकते। उसके लिए उस लेजर बीम वाले फोकस की ही जरूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर सिर्फ रिएक्ट करता रहे तो वो कभी भी वो काम नहीं कर पाएगा जो असल में उसके करियर को एक अलग मुकाम पर ले जाए। ये बात मुझे स्रोत सामग्री के उस हिस्से की याद दिलाती है जहां 4 घंटे और 10 घंटे के काम की तुलना की गई है। वो बहुत ही शानदार हिस्सा है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान 10 घंटे डेस्क पर बैठा है वो ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन स्रोत में 2 छात्रों का उदाहरण है। हाँ, छात्र ए और छात्र बी। राइट। एक जो 10 घंटे किताब खोलकर बैठा है लेकिन साथ में फोन चल रहा है, बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, और दूसरा जो अपना फोन बंद करके सिर्फ 4 घंटे डीप वर्क करता है। और नतीजे हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। 4 घंटे वाला छात्र ना सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करता है, मतलब वो क्लास में टॉप करता है, बिल्कुल, बल्कि उसके पास जीवन जीने के लिए, आराम करने के लिए 6 घंटे अतिरिक्त भी बचते हैं। मुझे ये स्टूडेंट वाले उदाहरण से ज्यादा एक बहुत बड़े टाइम लीवरेज हैक की तरह लगता है। कैसे? मतलब ये कोई नैतिकता का पार्ट नहीं है कि फोन चलाना बुरी बात है। ये तो सीधा सीधा गणित है। अगर कोई इंसान बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करे तो वो 10 घंटे का आउटपुट सिर्फ 4 घंटे में निकाल सकता है। और इसे स्रोत में फोकस का सुनहरा नियम कहा गया है। कम करो लेकिन बेहतर करो। कम करो लेकिन बेहतर करो। बहुत पावरफुल है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो यही बात उन सभी महान लोगों पर लागू होती है जो अपने क्षेत्र के दिग्गज बने हैं। ना कह देते हैं। हाँ, ना कहना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जो सबसे जरूरी काम है उस पर वो अपना पूरा ध्यान लगा सके। तो चलिए, ये तो बात हो गई समस्या और उसके पीछे के विज्ञान की। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सुनने वालों के लिए सबसे ज्यादा काम का है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। हाँ, शोध सामग्री में इस डीप फोकस को हासिल करने के लिए कई तकनीकों का जिक्र है। सबसे पहले बात करते हैं पोमोडोरो तकनीक की। 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये असल में इतना असरदार क्यों है? देखिए, इसके पीछे सीधा सा न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग किसी भी चीज पर लगातार बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं रख सकता। जब हम जबरदस्ती 2-3 घंटे बिना रुके काम करते हैं तो कॉग्निटिव फटीग या मानसिक थकान होने लगती है। मतलब दिमाग थक कर हार मान लेता है। हाँ, दिमाग के अंदर मौजूद एमिगडाला, जो हमारा पैनिक बटन है,
वो बोरियत या थकान महसूस करके हमें किसी नई और मजेदार चीज की तरफ धकेलने लगता है, जैसे कि फोन उठाना। अच्छा, तो पोमोडोरो तकनीक उस पैनिक बटन को दबने ही नहीं देती। बिल्कुल। जब हम दिमाग को पहले ही बता देते हैं कि सिर्फ 25 मिनट काम करना है, उसके बाद तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तो दिमाग मान जाता है। हाँ, वो उस छोटे से समय के लिए आसानी से राजी हो जाता है। वो 5 मिनट का ब्रेक हमारे डोपामाइन लेवल को रीसेट कर देता है, और जब ऐसे 4 साइकिल पूरे हो जाते हैं, मतलब लगभग 2 घंटे। राइट, तो फिर एक 30 मिनट का लंबा ब्रेक मिलता है। ये दिमाग को बिना थकाए लंबे समय तक काम करवाने की एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। बहुत दिलचस्प। और इसके बाद स्रोत में कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क की बात की गई है। हाँ, डीप वर्क तो आज के समय का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब बिना किसी रुकावट के 2 से 4 घंटे तक पूरी तरह डूब कर काम करना। और सिंगल टास्किंग का नियम, एक समय में सिर्फ एक काम। लेकिन यहाँ फिर से एक व्यावहारिक मुश्किल आती है। स्रोत कहता है कि फोकस के लिए एक अनुकूल माहौल होना चाहिए। फोन एरोप्लेन मोड पर हो, जगह साफ हो। हाँ, जो कि जरूरी भी है। लेकिन अगर कोई किसी ओपन प्लान ऑफिस में बैठा हो, जहां हर मिनट कोई ना कोई बात कर रहा है, या घर से काम करते वक्त आसपास शोर हो, तो ये अनुकूल माहौल कैसे बनेगा? देखिए, बाहरी माहौल पर हमारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्रोत में बाउंड्री सेटिंग या सीमाएं तय करने पर जोर दिया गया है, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग। ये कैसे काम करता है? अगर हम अपने कैलेंडर पर दिन के 2 घंटे ब्लॉक कर दें और टीम को बता दें कि इस समय मैं डीप वर्क में हूं और सिर्फ इमरजेंसी में ही मुझे संपर्क किया जाए, हाँ, तो लोग धीरे धीरे उस समय का सम्मान करने लगते हैं। इसके अलावा नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स एक बहुत बड़ा वरदान है। हाँ, वो एक तरह से दुनिया को बिना कुछ कहे बताने का तरीका है कि कृपया अभी डिस्टर्ब न करें। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम बात जो स्रोत सामग्री समझाती है, वो ये है कि असली माहौल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। अंदर होता है। हाँ, अगर कमरा बिल्कुल शांत भी हो, फोन भी बंद हो, लेकिन दिमाग के अंदर ही विचारों का शोर चल रहा हो, अरे हाँ, वो ओवर थिंकिंग। राइट, तो भी फोकस नहीं हो पाएगा। एकाग्रता सिर्फ एक बाहरी स्थिति नहीं है, ये एक मेंटल मसल यानी मानसिक मांसपेशी है, और शरीर की मांसपेशियों की तरह इसे भी जिम की जरूरत होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और उस मेंटल जिम के लिए स्रोत में माइंड ट्रेनिंग के कुछ बहुत ही शानदार तरीके बताए गए हैं। जैसे कि मेडिटेशन। मुझे हमेशा लगता था कि मेडिटेशन सिर्फ शांति महसूस करने के लिए होता है। बहुत लोगों को यही लगता है। हाँ, लेकिन स्रोत में बताया गया है कि रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शारीरिक रूप से मजबूत और मोटा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का, आप कह सकते हैं, सीईओ है। सीईओ। हाँ, ये वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, जो आवेगों को रोकता है और जो हमें कहता है कि नहीं, अभी इंस्टाग्राम नहीं देखना है, अभी ये रिपोर्ट खत्म करनी है। अच्छा, तो मेडिटेशन उस सीईओ को। जब हम ध्यान करते हैं और बार बार भटकते हुए मन को वापस अपनी सांसों पर लाते हैं, तो हम असल में उस सीईओ को मजबूत कर रहे होते हैं। ये फोकस का सबसे बड़ा वर्कआउट है। इसके साथ ही स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खास ब्रीदिंग तकनीक का जिक्र है, 4-7-8 तकनीक या बॉक्स ब्रीदिंग। हाँ, ये बहुत तुरंत असर करने वाली तकनीक है। ये कैसे काम करती है? मतलब जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या काम का बहुत दबाव होता है, तो ये सांस लेने का तरीका मदद कैसे करता है? मैं बताती हूँ। जब हमारा ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है या घबराहट होती है, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। जब हम 4-7-8 तरीके से गहरी सांस लेते हैं, यानी 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में छोड़ना, बिल्कुल, तो ये हमारे शरीर की एक खास नस, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, वेगस नर्व, ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये नस सीधे हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि सब सुरक्षित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह! ये तुरंत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को ऑन कर देती है। कॉर्टिसोल का स्तर गिर जाता है और दिमाग का जो पैनिक है वो कुछ ही सेकंड्स में शांत हो जाता है। तो एक तरह से इसे आप अपने भटकते हुए दिमाग का एक इमरजेंसी ब्रेक मान सकते हैं। वाह! तो ये सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का पूरा बायोलॉजी बदल देने वाला तरीका है। एकदम सही।
अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ें तो शोध सामग्री हमें एक पूरा फोकस फॉर्मूला देती है, क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। इस फॉर्मूले का हर हिस्सा बहुत सोच समझ कर रखा गया है। क्लैरिटी यानी स्पष्टता। अगर दिमाग को ये नहीं पता कि ठीक ठीक करना क्या है, तो वो फोकस कर ही नहीं सकता। इंसान काम टालता तब है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट तब करता है जब उसे अगला कदम साफ नहीं दिखता। और इसी बात पर स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त सलाह दी गई है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सुबह उठकर तय करते हैं कि आज क्या करना है, जो कि सबसे खराब तरीका है दिन शुरू करने का। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि रात को सोने से पहले ही अगले दिन की 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। सिर्फ 10 मिनट की उस नाइट प्लानिंग से अगले दिन के कम से कम 2 घंटे बच जाते हैं, क्योंकि तब सुबह उठकर आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके पास पहले से एक नक्शा होता है। और यही फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा आता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। हाँ, अनुशासन का मतलब है कि आपके पास वो नक्शा है और चाहे आपका मूड काम करने का हो या ना हो, आप उस नक्शे पर चलेंगे। प्रेरणा या मोटिवेशन बहुत धोखेबाज चीज है, वो हर दिन नहीं आती। अनुशासन ही है जो असल में काम पूरा करवाता है। और आखिरी है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। स्रोत में बहुत साफ लिखा है कि एक ही दिन में जोश में आकर 10 घंटे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग एक दिन में मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही गहरा फोकस कर सकता है, लेकिन अगर वो 3 घंटे का डीप वर्क रोज किया जाए, लगातार हफ्तों और महीनों तक, तो उसके परिणाम अकल्पनीय होते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेट कर देखें तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि एकाग्रता कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके साथ कुछ लकी लोग पैदा होते हैं। है एक आदत है और इसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है उस मल्टीटास्किंग के झूठे गर्व को छोड़ने की, अपने फोन की स्क्रीन पर उन लाल नोटिफिकेशंस को अपना मालिक न बनने देने की। बिल्कुल। अगर हम पोमोडोरो जैसी तकनीकों का सही इस्तेमाल करें और ध्यान या सही तरीके से सांस लेने जैसी आदतों से अपने दिमाग के सीईओ को ट्रेन करें, तो ये द्वादश शक्ति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। इस पूरी चर्चा से गुजरने के बाद, इसके विज्ञान को समझने के बाद, मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद सीधे तौर पर स्रोत सामग्री में न लिखा हो, लेकिन वो इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़े साये की तरह मौजूद है। वो विचार क्या है? हमने बात की कि फोकस आज के समय का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। यही वो चीज है जो हमें सफल बनाती है। लेकिन जरा बड़ी तस्वीर को देखिए। आज जो पूरी अटेंशन इकोनॉमी या डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स, इनका पूरा डिजाइन, इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि वो हमारा ध्यान कैसे और कितनी बार तोड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर नजरिया है और बहुत डरावना भी है ना। अगर एकाग्रता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या हम हर दिन अपनी ये महाशक्ति उन कंपनियों को मुफ्त में नहीं सौंप रहे हैं जिनका मुनाफा ही हमारे डिस्ट्रैक्टेड रहने पर निर्भर करता है? बिल्कुल, वो जानबूझकर हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो हमारे फोन में जो छोटे छोटे एप्स हैं, वो सिर्फ हमारा समय नहीं चुरा रहे, वो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चुरा रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने खुद के दिमाग के मालिक हैं या हमारी अटेंशन की खेती की जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने डिजिटल जीवन पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दे। अगर हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना फोकस, इतनी आसानी से लूटने देंगे, तो हम कभी वो लेजर बीम नहीं बन पाएंगे जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। और यही वो गहरा विचार है जिसके साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे। क्या हमें अपने दिमाग के प्रोसेसर को उस बाहरी शोर से क्रैश होने देना चाहिए, या फिर उन गैर जरूरी चीजों को ब्लॉक करके अपनी पूरी ताकत उसे काम पर लगानी चाहिए जो हमारे लिए सच में मायने रखता है? जवाब हम सबको खुद खोजना होगा। बिल्कुल खोजना होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, और याद रखिए, ध्यान भटकना आसान है, लेकिन असली ताकत फोकस में है।